अच्छा, अभी आपको नजर आ रहा होगा कि हम जब आउटलाइन मेकिंग की तरफ आते हैं तो हमने समझे कि एक रफ वर्क करना होता है जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ कह रहे होते हैं, प्यूरिफिकेशन उसको कह रहे होते हैं, और लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हैं। और लॉजिकल सीक्वेंस बनाने के बाद मतलब ये हमारा सारे का सारा काम, लाइक इतना काम जो है, ये यहाँ तक जो लॉजिकल सीक्वेंस भी है, यहाँ तक ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। ये काम, ये सारे का सारा हमारा हो रहा होता है रफ के अंदर। ठीक है, रफ के अंदर ये काम होता है। और फिर ये जो कंसेप्चुअलाइजेशन होती है, कुछ बच्चे कंसेप्चुअलाइजेशन रफ में कर रहे होते हैं लेकिन उसको रफ में करने की कोई इतनी खास जरूरत होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो कंसेप्चुअलाइजेशन होती है बेसिकली, हम उसको नीट पर ही जाकर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लिख लिख के इतना तो आइडिया हो चुका होता है कि हमने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का रखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लिख के चलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम सॉरी रिपीट करते हैं कि कल हमने क्या किया था। कि सबसे पहली चीज हमने क्या करनी थी कि जो भी हमारे पास एक आउटलाइन होती है या जो भी उसने टॉपिक दिया हुआ होता है, अब वो जो टॉपिक स्टेटमेंट वो देता है या क्वेश्चन वो देता है, हमने उस क्वेश्चन को देखना है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करनी होती है, थीसिस स्टेटमेंट बनानी होती है। थीसिस स्टेटमेंट कैन बी वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। और इसमें क्या होगा कि अगर आप वैसे ज्यादातर दो डायमेंशन में जाती है। अगर बच्चे को पता है कि मैं जल्दी लिख लूंगा, मेरे पास टाइम होगा, तो उसको थ्री डायमेंशन में वो कन्वर्ट कर लेता है, अदरवाइज वो इन डायमेंशन में रहती है। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है कि अब आपने जब अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख ली, एग्जामिनर जो आपका चेक कर रहा होता है ऐसे, वो क्या करता है कि जो टॉपिक उसने दिया हुआ है या क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझते हुए जब आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना ली, तो उसके बाद उसके लिए जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवन जो ये टॉपिक है वो भी नहीं रह जाता, उसके लिए आपकी ये थीसिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कि क्या अब आपने अपनी आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया हुआ होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया होता है तो वो उसको ये होता है कि भाई ये जो बच्चा, ये कैंडिडेट जो भी बैठा हुआ है, अगर वो अपनी थीसिस स्टेटमेंट को ही प्रूव नहीं कर रहा है, कि मतलब अपनी कही हुई बात को ही प्रूव नहीं कर रहा है, तो उसने किस तरह का ही ऐसे लिखा होगा। ठीक हो गया, तो ये जो है ना, हमने फिर अपनी बात को प्रूव करना होता है। लाइक उसकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के अराउंड हमने अपनी आउटलाइन को देखना होता है। अच्छा, अब इसमें क्या हो क्या कल हमने किस तरह से इसको किया था कि हम रफ वर्क में जाएंगे। रफ मतलब उसको पेजेस ओपन करके, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, जो हम जो भी पढ़ के बैठे हुए होते हैं, रिसर्च करके बैठे हुए होते हैं, उसके आइडियाज अगर कहीं आगे आगे पीछे से आ रहे होते हैं, हमने उन आइडियाज को एक जगह पर लिख लिया। आइडियाज को लिखने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि क्या कोई भी आइडिया ऐसा तो नहीं है जो कि इसमें ना लिखा जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो उसकी कॉज ना हो, उसका इम्पैक्ट जो हो, जो कि हमने यहाँ पर लाकर लिख दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग में, तो हम उसको कट करेंगे वहां से, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले में से हम उसको कट करेंगे। और देन हम क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ आइडिया की तरफ आएंगे। और उसमें हो सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आके हमारे पास 8 पॉइंट्स रह जाएं या 7 पॉइंट्स रह जाएं, इट डिपेंड्स। फिर उसके बाद हमने उसका लॉजिकल सीक्वेंस बनाना होता है कि हम जो है पेंसिल उठा के बैठते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि पहला, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज शुड बी ऑन टॉप, और हम उसको पहले रखते हैं। और उसके बाद एक कहानी बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी करते हैं। और उसमें दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे वो सारी चीजें आ रही होती हैं। ठीक हो गया जी। और फिर कंसेप्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि हमने उसके जो है शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाते जाना होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो मैं बात डिस्कस करना चाह रही थी कि जो जिस बच्चे ने मुझे सेंड भी किया हुआ था, बुशरा ने सेंड किया हुआ था, तो उन्होंने क्या इसमें गलती क्या की हुई थी, थोड़ी सी वो भी डिस्कस हो जाएगी और सबको समझ भी आ जाएगी। अब क्या होता है कि जब हम कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं, उसमें हमने
कोई भी हेडिंग नहीं देनी। ठीक हो गया। ये बात आप अपने पल्ले से बांध लो कि हेडिंग नहीं देनी। ठीक। ओके ओके। ये फिर मैं अब क्लास के बाद ही देख रही हूँगी, थोड़ा सा अभी इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे, या हो सकता है कि मैं अलग से आपसे वो डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा, जो है ना, मतलब व्हाट्सएप पर ही मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें क्या है कि हमने कोई भी हेडिंग नहीं देनी होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी, क्या हम इसकी हेडिंग देंगे मिलिट्री इंटरवेंशंस की? नो, हम इसकी कोई हेडिंग नहीं देंगे। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उस शॉर्ट सेंटेंस को लिखते हैं, नंबर 1 करके, और फिर उसके बाद नंबर 2, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है शॉर्ट सेंटेंस जो कि हमारे आइडिया पर बेस होता है उसको हम लिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 4, उसके बाद नंबर 5, उसके बाद नंबर 6 आ जाता है। ठीक हो गया। तो हमने इस तरह से करना होता है, ना कि हम कोई भी हेडिंग बनाते हैं। अच्छा, अब जो है एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसमें आप ये देखो, यही चीज सामने आपके वो आ जाएगी। जो मैं बात कर रही हूँ कि जो है हमने इस तरह से करना होता है, वही लिखी हुई चीज आपके सामने आ जाती है। अच्छा, ये अब आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे। सबसे पहले देखो, क्योंकि आप सब लोगों ने वहां पर हैंड रिटन फॉर्म में ही करना है, तो आपने क्या करना होता है, एक मार्कर लेके जाओ, एक पेन लेके जाओ, और एक पॉइंटर लेके जाना होता है। ठीक हो गया। अभी पॉइंटर और ये वाली सारी चीजें आप साइड पे रखते हो, मार्कर और पेन निकालते हो। टॉपिक सबसे ऊपर ऑन टॉप आप टॉपिक ही लिखते हो। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये आपने इस तरह से टॉपिक लिखा, नीचे लाइन लगा दो। अच्छी चीज है कि जो है ना, एक अच्छी प्रेजेंटेशन उसके पास जा रही होगी एग्जामिनर के पास। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आप या तो लिखते हो या इसको थीसिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको क्या नाम देना चाह रहे हो। अब आपने इसी तरह से, जैसे पेज होता है ना, वैसे पेज की लाइंस मार्जिन्स लगाए जा रहे होते हैं, जो कि मैंने नहीं लगाए थे। तो आप मार्जिन्स उस वक्त लगा रहे होते हो पेपर में बैठ के। अच्छा, अब उसमें क्या करना, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक लिखने के बाद आपने फिर यहाँ से स्टार्ट कर दी थीसिस स्टेटमेंट लिखना। अब मैंने थीसिस स्टेटमेंट को कितने डायमेंशंस में लिखा हुआ है, इस थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ो और जल्दी से मुझे बताओ कि ये इसके कितने डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं। जल्दी से बताइए। अपने माइक ओपन कर लें या चैट में बता दें। 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, या 3 डायमेंशन है? बस इतना मुझे बता दें। अच्छा, हुमैरा कह रही है कि 3 डायमेंशन है। अच्छा, चलें अब मैं ही डिस्कस कर लेती हूँ। ये एक्चुअली में 2 डायमेंशन है। किस तरह से? अभी हम इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। मैंने लिखा है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। पहले तो मैंने इशू की बात कर दी, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा कि हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। अच्छा, अब इसमें मैंने कॉजेज की या चैलेंजेस की जो मैंने बात की है, वो मैंने लिखा है ड्यू टू मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस। अब ये क्या, यहाँ पर पहले मैंने उस इशू का कहा है कि यस दिस इशू एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। इशू एग्जिस्ट करता है इसी वजह से, और वो मल्टीपल चैलेंजेस हैं या मल्टीपल कॉजेज हैं जो कि उस इशू की वजह बन रही हैं। ठीक है, ये हो गई उसकी फर्स्ट कॉज, कि आपका ये ड्यू टू मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस, फर्स्ट उसकी हो गई, फर्स्ट डायमेंशन हो गई। सेकंड डायमेंशन क्या है, एंड इट रिक्वायर्स अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू रिवैम्प इट्स स्ट्रक्चर। ये क्या हो गई उसकी दूसरी, मतलब एक प्रॉपर वाली, कि आप उसको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर रहे होगे, आप उसको ठीक कैसे कर रहे होगे, ये उसकी हो गई सेकंड डायमेंशन।
तो बेसिकली ये ऐसे है 2 डायमेंशन में। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला जो ऐसे है इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? सिर्फ टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को पढ़ें, अब बताएं। ये लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। 3 डायमेंशन ही है, क्योंकि इसमें पिछले वाले में मैंने सिर्फ ये का मतलब वो जो, क्योंकि लिखने का तरीका ही इस तरह से था कि यस दिस इशू एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। पहली चीज वो सिर्फ इशू था जो कि आप अपनी जुबान से बता रहे होते हो कि हाँ जी ये इशू एग्जिस्ट करता है, और मल्टीपल उसके कॉजेज हैं। यहाँ पर हैज लॉन्ग बीन फेस्ड द स्कर्ज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल डिसइंटीग्रेशन। अब ये क्या है, ये उसके इफेक्ट्स पर तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा उसको जाकर, वैसे तो इफेक्ट्स को मुझे प्रॉपर वे में यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन जो है इसमें क्या है कि वो नेशनल डिसइंटीग्रेशन का जो एक रिपरकशंस हैं, वो देन मल्टीफेसेटेड उसकी रीजंस आ गई, और देन प्रैग्मेटिक रिफॉर्म्स आ गए। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर आप या तो 2 डायमेंशन बनाते हो या फिर 3 डायमेंशन बनाते हो, जिस तरह से भी, जितनी भी आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना चुके होते हो उसके बाद आपने उसको क्या करना होता है, उसके बाद आपने उसकी आउटलाइन मेकिंग की तरफ आना होता है। ठीक हो गया। बिल्कुल सिमिलर वे में आपने क्या किया, आउटलाइन यहाँ पर आपने लिखा। आउटलाइन लिखने के बाद मार्कर से ही आप आउटलाइन लिखते हो, देन द वेरी फर्स्ट जो आप वर्ड लिखते हो इट इज इंट्रोडक्शन, और ये हर एक में ही आ रहा होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन के बगैर तो आपका ऐसे शुरू भी नहीं हो पाता ना। तो इंट्रोडक्शन, देन आप क्या करते हो, उसको आप रिपरकशंस की तरफ लेकर आए हो, रिपरकशंस के बाद आप उसको कॉजेस की तरफ लेकर गए हो। ये क्या, ये जो आपको नजर आ रही होंगी रिपरकशंस ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन, ये क्या है, ये उसकी मेन हेडिंग होती हैं और ये उसकी सब हेडिंग्स। फिर कॉजेज ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन, ये क्या बन गई, उसकी अदर एन अदर मेन मतलब मेन हेडिंग बन गई, और उसके अंदर आपको ये मल्टीपल सब हेडर नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, ये उसके सब हेडर हो गए। फिर उसके बाद ये आपको नजर आ रहा होगा रेमेडीज टू नेशनल डिसइंटीग्रेशन। तो अब ये रेमेडीज और देन उसके बाद आपको ये मल्टीपल सब हेडर नजर आ रहे होंगे। ये समझें कि ये एक पूरी फुल फ्लेज जो है यहाँ पर आके आपका आउटलाइन खत्म हो जाती है, और इन द एंड आप जाके उसको कंक्लूड करते हो, और कंक्लूजन आप कंक्लूजन का वर्ड लिखते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मैंने यहाँ पर किसी भी जगह पर, क्या मैंने हेडिंग दी है, मैं उस हेडिंग की बात कर रही हूँ, ये जो मेन हेडिंग है ना रिपरकशंस ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन, ये हेडर हम लाजमी ऐड कर रहे हैं। ये हेडर हम लाजमी ऐड करते हैं, लेकिन जो उसके बाद जो मैंने सब हेडिंग्स उसमें ऐड की, जिसको हम लॉजिकल सीक्वेंस के बाद उसको कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ लाए हैं, कि मतलब हमने एक शॉर्ट सेंटेंस बनाया, फिर दूसरा शॉर्ट सेंटेंस बनाया, फिर तीसरा शॉर्ट सेंटेंस बनाया। उसमें क्या होता है कि क्या मैंने कोई भी हेडिंग उसमें लिखी है? नो, उसमें हम हेडिंग्स नहीं लगा रहे होते, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसका जो एक क्रक्स होता है, ये शॉर्ट सेंटेंस होता है, हमने वो लिखना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हो रिपरकशंस ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन, पॉलिटिकल टर्मोइल इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि ये बेसिकली इम्पैक्ट की बात हो रही है, उस वजह से ये उसको, उसकी वर्डिंग भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही होती है कि हमने उसको उसी हिसाब से ही लिखना होता है। पॉलिटिकल टर्मोइल इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन के सबसे पहला क्या इफेक्ट क्या आता है नेशनल डिसइंटीग्रेशन का, वो है पॉलिटिकल टर्मोइल, कि आपका
आपकी पॉलिटिक्स जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, के इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसी वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तीसरा आपको नजर आ रहा होगा, नेशनल डिसइंटीग्रेशन हैज इम्बोल्डन्ड द डिस्प्यूट्स अमंग इंस्टीट्यूशंस, ये आपको तीसरा नजर आ रहा होगा। फिर इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने आप चाहते हो। अच्छा, अब ना एक और चीज आपने ये देखनी है कि कल भी हमने जितने की जो हम मल्टीपल कॉजेज लिख रहे थे, हमने कॉजेज कितनी निकाली थी, अराउंड 10 थी, 10 11 थी। उसके बाद हमने उसको कम किया था तो वो 8 पे चली गई थी। अब ये 8 निकल रही होती हैं, ठीक है। जब आप 25 मार्क्स का एस्से करने के लिए बैठोगे, तो अगर 3 डायमेंशन बनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25 मार्क्स का ऐसे करने के लिए बैठे हो और आपने थीसिस स्टेटमेंट 3 डायमेंशन बनाई है, तो आपके मैक्सिमम जो एक के अंदर, एक सब सब हेडर के अंदर अगर इसी तरह की कॉजेज, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस वाली बात आती है, तो आप कॉजेज में कितने लिखोगे, 3 जो है पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स आर इनफ। आप इम्पैक्ट्स के अंदर कितने लिखोगे, 3 पैराग्राफ्स आर इनफ। आप सॉल्यूशंस के अंदर कितने लिखोगे, 3 पैराग्राफ्स आर इनफ। लाइक 9 पैराग्राफ्स उसमें आप उसको कंप्लीट करोगे, और उसके कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन अलग होता है, ठीक हो गया। तो ये आपने अलग कर लेना है कि लाइक 9 पैराग्राफ्स आपने इस तरह से करने हैं। अगर आपने आउटलाइन बनाई है 2 डायमेंशन, फिर आप कितने पैराग्राफ्स किस तरह से कर रहे होंगे। अगर आपने टू टू डायमेंशन बनाई है, तो उसमें पहले वाले में आपके जो पैराग्राफ्स होंगे वो होंगे अराउंड 4 to 5, 4 भी लिख सकते हो और 5 भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। दूसरे वाले में भी आप 4 भी लिख सकते हो और 5 भी लिख सकते हो, या उसको 3 भी कर सकते हो। अगर पिछले वाले में आप 5 कर चुके हुए हो, लाइक मैक्सिमम आप 8 to 9 में रहोगे, पैराग्राफ्स में रहोगे, और उतने पैराग्राफ्स फिर आपने जाकर लिखने होंगे, ठीक हो गया। तो ये तकरीबन 8 से 10 पैराग्राफ के अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर बैठे हुए जब आप मुझे लिख के चेक करवा रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा सा इसको ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन मुझे आउटलाइन जो है वो डायरेक्ट बनी हुई आपकी चाहिए होगी, कि लाइक आप 3 3 4 4 पैराग्राफ्स भी अगर उसमें लिख रहे हो। क्योंकि देखो ना, जब यहाँ पर अगर आप 5 से 10 भी लिख लेते हो ना एक के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो आपके पास ना डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपके पास डाटा इकट्ठा होगा। इन द एंड इवेंचुअली बस वो जाके हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कॉजेज, या बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले इम्पैक्ट्स, या बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, जिसके थ्रू हम इस चीज को आगे लेके चल रहे होते हैं, और वो आराम से हम लिख पा रहे होते हैं। कि अगर हमने पहले ज्यादा अच्छा लिख दिया है, पहले हम ज्यादा अच्छा काम करके गए हैं, तो वहां पर बैठकर मतलब हमें यही माइंड में हमारे को वो चीजें, मल्टीपल चीजें आ रही होंगी ना, डाटा ज्यादा ही होगा ना, कम तो नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि उसमें से आपको आपका जो है इंपॉर्टेंट वंस निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। वो आप जल्दी से उसको केटर कर भी लोगे, और बल्कि जब आप लिख रहे होते हो और हम डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी बच्चे बाज़ औक़ात बताना शुरू हो जाते हैं कि मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें हम सिर्फ उठा देते हैं। तो ये भी आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। लिखो जितना मर्जी फिलहाल के लिए, अभी क्योंकि आप सिर्फ लिखने की तरफ आ रहे होगे, तो चाहे 10 कॉजेस लिख के आ जाओ, चाहे 8 चलो लिख दो, इम्पैक्ट्स चाहे 10 लिखो, 8 लिखो। जितने ज्यादा लिखोगे उतने वो आपके माइंड में रहेंगे, उतने इंपॉर्टेंट आपको वहां पर निकालने में कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक तो ये वाली चीज हो गई कि आउटलाइन मेकिंग का आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हमने उसको लिखना कैसे होता है ऑन पेपर। दूसरा जो है ना, आप अभी मैंने आपको, या अभी हमने जो डिस्कशन की है अब तक फ्रॉम स्टार्टिंग और आज वाले दिन तक, हमने क्या किया है, हमने एक्सपोजिटरी एसेज को हैंडल किया है। और ज्यादातर आपके एक्सपोजिटरी एसेज ही आ रहे होते हैं जो कि पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा में होते हैं।
आर्गुमेंटेटिव एसेज जो है वो कम दे रहे होते हैं, लेकिन स्टिल हमें आना चाहिए। उसका तरीका भी, उसकी आउटलाइन मेकिंग भी बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में लिखा जा रहा होता है, बस लिखने का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसको हम करेंगे जब हम अपना पूरा एस्से का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एक दिन निकालेंगे और हम आर्गुमेंटेटिव एस्से के ऊपर बैठकर डिस्कशन करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि अभी आप मल्टीपल चीजें लिखने की तरफ आओगे। आपने एजुकेशन के ऊपर लिख दिया, आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख दिया, आपने इकोनॉमी के ऊपर लिख दिया, आपने पॉलिटिक्स के ऊपर लिख दिया, आपने डेमोक्रेसी के ऊपर, मतलब मल्टीपल, जो आपको मैंने पहले दिन भी बताए थे कि ये मल्टीपल जो हैं टॉपिक्स होते हैं। लिखने के बाद उन्हीं टॉपिक्स में से हो सकता है कि कोई डेमोक्रेसी का एक टॉपिक उठाए और उस पर वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे दे दे। तो उस आर्गुमेंटेटिव ऐसे को करने का क्या स्टाइल होता है उसको हम एंड पर जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि तकरीबन स्टाइल बिल्कुल सिमिलर रहता है। बस उसका ना एक पोर्शन चेंज होता है और दूसरा जो पैराग्राफ राइटिंग होती है वो माइन्यूट डिटेल्स उसकी ना चेंज हो जाती हैं। तो वो जब आपको एक दफा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको वो समझने में आसानी होगी। अगर मैं आपको इसी के साथ करवाना शुरू कर दूंगी तो वो अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। तो हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, ये जो है पिक्चर्स जो हैं ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। अब आप बच्चों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। क्लियर है? अच्छा जी। अम, बुशरा और सायरा के अलावा और किस किस ने कल वाली असाइनमेंट कंप्लीट की है? क्योंकि बुशरा और सायरा दोनों ने मुझे सेंड कर दी हुई है, तो वो मैं जो है देख लूंगी। बल्कि बुशरा का तो मैंने थोड़ा सा मतलब उसको डिस्कशन में भी हम ले आए हैं। खालिद आपका नहीं आया है, जुलकरनैन आपका भी नहीं आया है, हुमैरा आपका भी नहीं आया है, एंड नीता आपका भी नहीं आया है। देखो जो ऐसे है ना, कभी भी वो बच्चा ठीक से नहीं लिख पाएगा जो कि खुद से पहले बैठ के लिख नहीं चुका है। ये तो पक्की बात है, ये चाहे आप आज करें चाहे आप कल करें, करना तो आपको पड़ेगा। इन द एंड इवेंचुअली आप जाके उसको करोगे। तो देखो उसको जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी, उतनी उतना आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। तो अच्छा, आई हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडेज लेक्चर। ओके, फिर आप उसका जो है रिकॉर्डिंग ले लो। रिकॉर्डिंग लेके तो उसमें जो है इन द एंड जो असाइनमेंट दी गई है, क्योंकि पहले चीजों को थोड़ा सा समझाया जा रहा होता है और फिर उसके बाद ही वो असाइनमेंट की बारी आती है ना, कि बच्चा उस पर लिखेगा जाके। तो उसको करें, फिर उसको बैठकर एक दफा सुन लें। सुनने के बाद फिर आपने बैठकर वो असाइनमेंट कर लिखनी है और वो मुझे चेक करवानी है। फिर हम वो वन वन टू वन क्लास में ही उसको डिस्कस कर लिया जाता है या ओवरऑल डिस्कशन हो जाती है, तो वो हमने लाजमी करनी होती है। तो जो भी लिख रहे हो ना मुझे लाजमी सेंड किया करो। अकेले लिख के क्या ही करते रहोगे? ठीक है, तो मुझे भी सेंड कर दिया करें ताकि मैं भी देखूं कि क्या लिख रहे हो। मेरा आपने फिर मुझे सेंड करना है लाजमी कि आप जो भी लिख रहे हो। और फिर नेक्स्ट यही है कि पूरी आउटलाइन इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पे हैंड रिटन होनी चाहिए आपकी। ठीक है? चाहे अच्छा, अभी मैं आपको ये पिक्चर सेंड कर रही हूँ, ये दो एसेज ये हैं, और उसके अलावा मल्टीपल टाइम्स में मैं कुछ और भी सेंड करती रहूंगी। लाइक जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हैं, एजुकेशन हो गया जो कि हमने डिस्कस भी किए थे अपनी फर्स्ट क्लास में, कि हमारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट कौन से वाले होते हैं। एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, और जो कि मल्टीपल तकरीबन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो कि हमारे 12-15 जो टॉपिक्स निकले थे उनकी मैं आउटलाइंस आपको सेंड करूंगी, बट वन बाय वन करके।
और वो इस तरह से करके ताकि आप खुद भी बैठकर उन चीजों को पढ़ो और फिर खुद भी बैठकर उन चीजों को लिखने में लेकर आओ, लिख के मुझे फिर चेक भी करवाओ, ताकि उसमें एक ये होगा कि आपके पास एक सोर्स पड़ा हुआ है, फिर आप खुद भी उसको बैठ कर करोगे और फिर उसके बाद आप उसको जो है वो आगे की तरफ लेकर चल रहे होगे। बल्कि आपके ग्रुप में मैं एक वेबसाइट के लिंक्स भी सेंड करने लगी हूँ, अभी कर देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। उन वेबसाइट्स को खोल के ना आपने क्या करना होगा। अच्छा, अब ये जो है मल्टीपल वेबसाइट्स के ना लिंक्स हैं, आप सिर्फ उस लिंक पर जाकर क्लिक करते हो और वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये मैंने अभी आप लोगों के ग्रुप में ना शेयर कर दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपने हमने ये जो मल्टीपल टॉपिक्स लिखने होते हैं, ये ऐसे के लिए ना यही वाली वेबसाइट्स यूज हो रही होती हैं। जब आपने ऐसे करना होता है, आप क्या करते हो, इनकी मल्टीपल वेबसाइट्स पर जाते हो, क्लिक करते हो, वो वेबसाइट ओपन होगी। आपने वहां जाकर जो रिसर्च, जो सर्च वाला वो जो एक आइकन आ रहा होता है, वहां जाकर उस टॉपिक को सर्च करें। आपको मल्टीपल रिसर्च आर्टिकल्स निकल के सामने आएंगे। आपने उन आर्टिकल्स को अगर डाउनलोड करके पढ़ना है डाउनलोड करके पढ़ें, अगर वहीं पे पढ़ना है मतलब डाउनलोड किए बगैर पढ़ना है तो आप वहां पर पढ़ो उसको। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के जब आते हैं तो उसी की बेस पर ही आपकी आउटलाइन बन रही होती है, उसी की बेस पर ही, जैसे जो मिलिट्री इंटरवेंशन हो गई या जो करप्शन हो गया, ये मल्टीपल उन चीजों पर बात हुई हुई होती है। तो हमारे पास वो पॉइंट्स आ जाते हैं, हमने वो पॉइंट्स लिखे और उसका इवन डाटा भी, जब हम आउटलाइन मेकिंग के बाद हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे और जब हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जाएंगे, तो पैराग्राफ के अंदर भी तो हमने कुछ लिखना होता है ना, कुछ मतलब अपना नॉलेज उसमें ऐड करना होता है, जो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं उस पर हमने उसको करना होता है। तो वो चीज जो है, हमारा डाटा वहां से निकल कर आ रहा होता है। आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले ना इन सारी वेबसाइट्स को ना एक दफा खोल खोल के चेक लाजमी कीजिएगा। और इन वेबसाइट्स में से जहां से आपको एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इस पर जो आपके पास जो भी डाटा आपका यहाँ से निकले, वो डाउनलोड करके आपने अपने पास रखना है और मुझे बताना है कि आपने डाउनलोड कर लिया है या नहीं किया है। ये काम भी लाजमी कीजिएगा। ये दूसरा काम हो गया है जो कि मैंने आपको इस क्लास में बताया है। फर्स्ट वन इज फुल फ्लेज आउटलाइन मेकिंग, और वो इसी फॉर्मेट पर लिखी जा रही होगी जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और दूसरा, आपने जो है इस चीज को जो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं वो ओपन करके और उसमें से ये दो टॉपिक्स रिसर्च करने हैं और उस पर लिखना है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी मैं आपको आउटलाइन में सेंड कर दूंगी, मतलब उसकी थीसिस स्टेटमेंट भी होगी और उसकी जो है आउटलाइन फुल जो है वो भी आपके पास आ जाएगी। आपने एक दफा, पहले एक दफा बैठ के मैम। मेरे वाला ऐसे पढ़ लो, फिर उसके बाद रिसर्च वाली जी चीज और फिर उसके बाद बैठकर खुद लिखो। अब बताएं। मैम, किस टॉपिक? जी जी, हमने आउटलाइन लिखनी किस टॉपिक पे है? एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इन दो चीजों पर, इन दो टॉपिक्स जी पर। मैम, ठीक। ठीक है, तो ये आपने काम मंडे तक मुझे करके सेंड कर दीजिएगा, ताकि मुझे खुद भी ज़रा टाइम चाहिए होता है कि मैं उन चीज़ों को चेक कर, वो भी ज़रा चेक करने के लिए भी माइंड बनाना पड़ता है। और ऐसे चेक करना जो है ना, वो ज़रा मतलब जितना जितना आपका आगे जाएगा उतना ज़्यादा काम बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है, वो मतलब आपने चेक करना होता है, तो मुझे अपना माइंड भी बनाना पड़ रहा होता है कि अच्छा जी, एक आज चेक कर दिया है तो एक कल चेक करूंगी और एक परसों चेक करूंगी। लेकिन सबका ऐसे आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं चेक करने के लिए तैयार हूँ, आपने मुझे सेंड करना है हर एक का। अब देखो क्लास में जो है 6 बच्चे हैं, सबका जो है एस्से मेरे पास आना चाहिए, मतलब 6 एस्सेज मेरे पास आने चाहिए, बल्कि ज्यादा आ जाए। जो दूसरे एक दो बच्चे बच्चे ने मेरे ख्याल में नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनके भी आ जाए तो वेल एंड गुड। तो लेकिन 6 एस्सेज मेरे पास आने चाहिए इन दो टॉपिक्स के ऊपर, कि मतलब टोटल मेरे पास जो आउटलाइंस हैं वो 12 हो जाएंगी आप लोगों की।
ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मुझे लिख के सेंड करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है, और नेक्स्ट अच्छा देखो, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे ना ऐसे का, क्योंकि ऐसे का अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कल वाली चीज जो है जो थी वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के ऊपर थी। आज तो चलो मैंने उसकी एग्जाम्पल मतलब उसी चीज को इलेबोरेट किया है ना, एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताया है। जब हम इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अगर इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर आपने नहीं समझा, आप नहीं लिख पाओगे। अगर आपने जो है पैराग्राफ राइटिंग का स्ट्रक्चर नहीं समझा, आप नहीं लिख पाओगे। अगर आपने कंक्लूजन का स्ट्रक्चर नहीं समझा, आप नहीं लिख पाओगे। तो लाइक स्ट्रक्चर वाली आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी है। उसके बाद जब हम जनरल डिस्कशन पर आते हैं, उसमें अगर थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे हो जाती हैं तो उसका इतना असर नहीं पड़ रहा होता। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी किस चीज पर पड़ता है, आपकी एस्से पर पड़ेगा। ठीक है, तो जो है ये बात समझ लें कि आपने स्ट्रक्चर की कोई क्लास जो है ना वो मिस नहीं करनी है। उसको प्रॉपर वे में समझना है कि लाइक थीसिस स्टेटमेंट बनाने का भी एक स्ट्रक्चर ही था। हमने उसमें मल्टीपल, अब जैसे आज हम बात कर रहे थे कि क्या ये 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है। तो वो जाहिर सी बात है, जिस बच्चे ने पहली क्लास अटेंड की है उसे पता है कि हमने फर्स्ट 1 डायमेंशन में किस चीज, कौन सी थीसिस स्टेटमेंट को रखा हुआ था, सेकंड में किसको रखा हुआ था और थर्ड में किसको रखा हुआ था। तो ये क्या चीज है, ये कॉन्टिन्यूअस चीज है। और जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि जो एस्से होता है, इंग्लिश एस्से, इन कम्पेटिटिव एग्जाम्स, ये क्या है, ये एक स्किल है। अगर आपको आती है तो आपको आती है, अगर आपको नहीं आती तो आपको नहीं आती। वो किसी भी फॉर्मेट में फिर आप लेके जाओ, वो फिर नहीं आ रही होगी। तो इन दोनों चीज़ों पर फिर ये दोनों असाइनमेंट्स आपकी मेरे पास आ जानी चाहिए। एक तो आप मुझे खुद बता रहे होगे और खुद वैसे काम करके बैठे होगे और मुझे बता रहे होगे कि यस यू हैव डन इट। और दूसरी जो है ना वो आप मुझे इस नंबर पर जो अभी मैंने शेयर किया हुआ था, उस नंबर पर आप मुझे शेयर कर दोगे, मेरे अपने पर्सनल नंबर पे। ठीक हो गया जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। मैम अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आई एम वालेकुम। ऑडिबल। यस। मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो काइंडली प्लीज शेयर कर दूँ, जो लास्ट वाला मेरे मिस से हुआ है। ओके, मैं करवा दूंगी, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। इससे पहले भी अगर ऐसे का कोई हो तो वो भी प्लीज अच्छा, आपका आई इससे थिंक रिलेटेड। किसी स्टेटमेंट वाला भी मिस हुआ होगा फिर, जो कि हमने पिछले वीक में किया था। मैं वो शुरू से ही करवा दें बेहतर है, फिर जिनके पास नहीं है तो चलो वो भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे फिर तो बस ठीक है हाँ मैम, थैंक अच्छा देखो, उसमें ना जब आप उसको सुनने के लिए भी बैठोगे ना, तो पहले आपने थीसिस स्टेटमेंट वाला सुनना है। दूसरा फिर आप सुनोगे ये आउटलाइन मेकिंग का जो हम करवा मतलब उसमें वो आ जाता है। तो जो है मतलब उसको सीक्वेंस से सुने ताकि यू। पहले जी आप ठीक है। स्टेटमेंट बनाना है और देन जी वो आउटलाइन। तरतीब यही। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं कह देती हूँ कि वो जी ठीक है। कल तक वो बच्चा मेरे ख्याल में सेंड कर। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो?